हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ वो है इक्विवेलेंट सर्किट। आज मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड 3 फेज इंडक्शन मोटर को कैसे एनालाइज किया जाता है या डिफरेंट परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है इक्विवेलेंट सर्किट की मदद से, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और डिफरेंट पैरामीटर्स कौन से हैं? करंट, स्पीड, लॉसेस, और ये विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ लोड टॉर्क होता है। मतलब लोड टॉर्क बदलने पे इनकी वैल्यूज में क्या चेंज आता है और परफॉर्मेंस कैसे जज होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, वो बताने वाली हूँ। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क भी हम इवैल्यूएट करेंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट का कैसे यूज़ किया जाता है इन सब परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करने में, वो 1 बाय 1 मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये इक्विवेलेंट सर्किट मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें प्राइमरी से हम सप्लाई दे रहे हैं। ये स्टेटर का पार्ट है, यहाँ तक आप समझिए स्टेटर है, और इसके बाद रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है। पर रोटर और स्टेटर दोनों को हमने सेम फ्रिक्वेंसी पर ड्रॉ किया है। मतलब यहाँ के सारे करंट और वोल्टेजेस और यहाँ के सारे करंट और वोल्टेजेस सब सप्लाई फ्रिक्वेंसी पर है। ये जो है रेजिस्टेंस, ये मैकेनिकल लोड का इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है। और ये वो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस I²R लॉसेस, मतलब हीट लॉस होता है। तो इस तरीके से ये पूरा इक्विवेलेंट सर्किट है, जिसमें प्राइमरी से I1 करंट जाता है। I1 का I0 पार्ट जो है वो पैरेलल ब्रांच में जाता है स्टेटर कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस को मैनेज करने में, और रिएक्टिव पावर जो होती है वो फ्लक्स डेवलप करने में। बाकी की बची हुई अपरेंट पावर आगे बढ़ती, जिसमें से वॉट्स यहाँ पर डेवलप होगी, कुछ वॉट्स कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल लोड को रोटेट करने में, मतलब मैकेनिकल पावर में कुछ वॉट्स लूज हो जाती है I²R लॉसेस में, जो अभी मैंने बताया। तो I2 करंट, जो I1 का जो पार्ट है I2, वो इन सब चीज़ों को मैनेज करेगा, यहाँ के वोल्टेजेस को मैनेज करेगा। साथ में ये भी कि जो ये समझ लीजिए एयर गैप है, ये जो मैंने डैश लाइन बनाई ये एयर गैप है। तो यहाँ से आगे जाने वाली पावर, मतलब एयर गैप को क्रॉस करके आगे जाने वाली पावर है। और एयर गैप पावर, जिसको मैंने PG बोला था, इसको सिंक्रोनस वॉट्स भी कहा जाता है। PG को सिंक्रोनस वॉट्स भी कहा जाता है, बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। साथ में मैंने X20 R2 या ये डैश जो है ये स्टेटर के कंपोनेंट्स, जो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस है या मैकेनिकल लोड है, उसको शो कर रहा है रेफर टू स्टेटर। जैसे हमने इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर में भी सेकेंडरी साइड के सारे पैरामीटर्स को रेफर टू प्राइमरी करवाया था, वैसे ही यहाँ पर भी हम रेफर टू स्टेटर सारे रोटर्स के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को रेफर कर चुके हैं। ये लास्ट मेरे 2 वीडियोस में आपने पूरी स्टेप्स समझी है कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कैसे डिराइव किया जाता है। चलिए, अब मैं सिंक्रोनस वॉट्स की बात करूं तो वही रोटर इनपुट होता है, जिसको हम PG से शो करते आए हैं। और इस इक्विवेलेंट सर्किट को देख के वो PG की वैल्यू मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि ये पर फेज का इक्विवेलेंट सर्किट है। तो जो भी पावर PG जा रही है वो 3 टाइम्स लूंगी मैं, क्योंकि पर फेज जो पावर वॉट्स जा रहा है एयर गैप को क्रॉस करते हुए रोटर की तरफ, उसका 3 टाइम्स कर लूंगी। तो ये टोटल एयर गैप पावर होगी पूरे 3 फेज स्टेटर की वजह से एयर गैप पावर क्रॉस करके रोटर के 3 फेज पे जो पहुंच रही है। अब I2 जो है वो करंट रोटर की तरफ, मतलब इतनी इक्विवेलेंट पावर जो है वो रोटर की तरफ ट्रांसमिट हो रही है एयर गैप को क्रॉस करते हुए। और नेचुरली जो वॉट्स है रोटर में जो पहुंच रहा है, स्टेटर से जो वॉट्स रोटर में पहुंच रहा है, वो इन दोनों रेजिस्टेंस इंटू I2 इतना ही, और 3 टाइम्स ऑफ इट, इतना ही वॉट्स जो है वो एयर गैप को क्रॉस करके रोटर में पहुंच रहा है। इसी वॉट्स का कुछ पार्ट कॉपर लॉसेस के फॉर्म में लूज हो जाता है, और इसी वॉट्स का बाकी का पार्ट मैकेनिकल पावर के फॉर्म में शाफ्ट पर अवेलेबल रहता है लोड को घुमाने में। अब ये वो वॉट्स है जैसा अभी बताया, तो इसको मैं और भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। एयर गैप को क्रॉस करके स्टेटर से रोटर पे जाने वाली जो पावर होगी, अपरेंट पावर, वो E1 इंटू I2 होगी। और E1 इंटू I2 का cos φ2, क्योंकि पावर फैक्टर रोटर का जो है cos φ2 है, तो इतना वॉट्स हो जाएगा। और इसका 3 टाइम्स इतनी भी पावर
इस फॉर्म में भी मैं इस पीजी या सिंक्रोनस वॉट्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो चाहे हम ऐसे रिप्रेजेंट करें वॉट्स को जो एयर गैप को क्रॉस करते हुए पहुंच रही है रोटर तक, या फिर हम इस तरीके से शो करें तो भी चलेगा। अब हमें मालूम है कि जो एयर गैप को क्रॉस करके पावर पहुंचती पीजी या सिंक्रोनस वॉट्स, उसका जो एस टाइम्स होता है, स्लिप टाइम्स जो होता है, वो रोटर कॉपर लॉसेस में लूज कर दिया जाता है। तो मैं इसी पावर को एस से मल्टीप्लाई कर दूं तो एस एस कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3I2 डैश स्क्वायर R2 डैश इतनी पावर रोटर कॉपर लॉसेस के फॉर्म में हम लूज कर दे रहे हैं। तो या फिर इसको भी मैं एस से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी मुझे रोटर कॉपर लॉसेस पता चल जाएगा। ठीक, मैकेनिकल पावर डेवलप क्या होती है, पीजी पावर जो रोटर की तरफ जा रही है उसमें से माइनस एस पीजी कर दूं, मतलब पीजी में से माइनस एस पीजी कर दूं तो बाकी की बची हुई मैकेनिकल वॉट्स है या मैकेनिकल पावर है जो कहाँ पहुंच रही है, मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट हो जा रही है। तो मैंने वही किया, पीजी को कॉमन ले लिया, ये कॉमन है पीजी, और 1 माइनस एस बाहर ले लिया तो 3I2, अब पीजी की जगह मैं 3I2 डैश स्क्वायर R2 डैश बाय एस ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये टोटल मेरी मैकेनिकल पावर है जो मैकेनिकल आउटपुट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी। पर हाँ, इसमें से विंडेज और फ्रिक्शनल लॉसेस सब्ट्रैक्ट होंगे, तब बाकी की पावर शाफ्ट पर अवेलेबल रहेगी रोटर को घुमाने के लिए। अब इसी पावर को मैं मैकेनिकल पावर को मैं 1 माइनस एस पीजी लिख रही हूँ, ये 1 माइनस एस पीजी हो गया, और पीजी को मैं लिख सकती हूँ ओमेगा एस इंटू टॉर्क। जो सिंक्रोनस वॉट्स है वो कितनी स्पीड डेवलप करता है, सिंक्रोनस स्पीड डेवलप करता है रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसा अभी बताया कि रोटर कॉपर लॉसेस के फॉर्म में इसी पीजी का एस पीजी हम लूज कर दे रहे हैं, तो बाकी की बची हुई पावर रोटर में स्पीड डेवलप कर रही, तो नेचुरली वो स्पीड ओमेगा एस से कम होगी, क्योंकि पीजी पावर नहीं पहुंच रही रोटर तक, मतलब कुछ पावर हम लूज कर दे रहे हैं कॉपर लॉसेस के फॉर्म में, मतलब वो पावर जो रोटर को स्पीड देने में काम आ रही वो पीजी से कम है। और कितनी, 1 माइनस एस पीजी, मतलब ये वो पावर है जो क्या डेवलप कर रही है रोटर में, ओमेगा आर स्पीड डेवलप कर रही है। तो टॉर्क वही है, और ये देखिए 1 माइनस एस ओमेगा आर ही होता है, 1 माइनस एस इंटू ओमेगा एस ओमेगा आर ही होता है। तो ये पूरा जो आपको डेवलप करके देने वाला है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, ये ओमेगा आर टाउ ऐसा ये पीएम का एक्सप्रेशन होगा। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी जस्ट मैंने रिपीट किया कि रोटर की स्पीड ओमेगा एस क्यों नहीं हो पाती, उसका एक लॉजिकल के साथ दिया था, रिलेटिविटी के साथ, लेंजेस लॉ को इंक्लूड करते हुए। और दूसरा कारण अगर हम वॉट्स के टर्म्स में समझना चाहे तो ये है कि पीजी पूरी की पूरी पावर अगर रोटर को घुमाने में काम आती तो रोटर ओमेगा एस स्पीड से घुमा होता, पर पीजी में से कुछ पावर रोटर कॉपर लॉसेस के फॉर्म में लूज कर दिया जाता है, तो कम पावर जो पहुंच रही है रोटर को घुमाने में, और वो कम पावर कितनी है, पीएम है, जो कि 1 माइनस एस पीजी है। तो फिर ये पावर कितनी स्पीड डेवलप कर पा रही रोटर में, ओमेगा आर, जो कि आप यहाँ देख सकते 1 माइनस एस इंटू ओमेगा एस ओमेगा आर ही होता है। और टॉर्क जो उस स्पीड को डेवलप कर रहा है वो टाउ टॉर्क ही है, डेवलप टॉर्क ही है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि आउट ऑफ पीजी जो फ्रैक्शन मैकेनिकल पावर मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है वो 1 माइनस एस है, बाकी का एस टाइम्स ऑफ पीजी जो है वो डिसिपेट हो जा रहा है रोटर कॉपर लॉसेस के फॉर्म में। अब इस एक्सप्रेशन को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि एस की वैल्यू जितनी छोटी होगी ना उतनी ज़्यादा मैकेनिकल पावर डेवलप होगी। मतलब मोटर का इफिशिएंट ऑपरेशन हमको कब मिल सकता है, वेरी लो स्लिप्स पर, मिनिमम स्लिप पर हमें इंडक्शन मोटर का इफिशिएंट ऑपरेशन मिल सकता है, क्योंकि तब मैक्सिमम पावर किस में कन्वर्ट हो रही होगी, मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट हो रही होगी। तो स्लिप मोस्टली जो फुल लोड स्लिप होती है इंडक्शन मोटर की वो 2 to 8% रखी जाती है, ताकि मोटर का इफिशिएंट ऑपरेशन हो पाए। और साथ में अगर मैं पीएम को 1 माइनस एस और ओमेगा एस को 2 पाई एन एस टाउ ले लूँ तो ये पूरा मुझे एक्सप्रेशन टॉर्क का मिल रहा है। यहाँ से इस तरफ मैं पीएम को इस फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ और इधर मैं 1 माइनस एस ओमेगा एस को भी सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ, तो टॉर्क मुझे मिल रहा है 3/2 पाई एन एस I2 डैश स्क्वायर R2 डैश एस। अब I2 डैश एस सर्किट को देखते हुए मैं समझ सकती हूँ कि इस पोर्शन का जो वोल्टेज है वो E1 है, यहाँ का जो EMF है वो E1 है, तो E1 डिवाइडेड बाय दिस इम्पिडेंस विल बी I2 डैश। तो देखिए I2 डैश का एक्सप्रेशन E1 और अपॉन में इम्पिडेंस का मैग्नीट्यूड
तो अंडर रूट आर, इन दोनों को मिला के लेते हैं, ये पूरा का पूरा जो है आप देखेंगे R2-S है बेटा, ये पूरा जो है वो R2-S है, तो मैंने R2-S का स्क्वायर लिया है और X2- का स्क्वायर लिया, तो इस तरीके से I2- का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इसके आगे मैं बोर्ड रब करके आपको समझा देती हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने I2- का एक्सप्रेशन निकाला था, तो मुझे मालूम है कि I2- k टाइम्स ऑफ I2 होता है, तो इसी को यूज करते हुए हम k की वैल्यू T2/T1 रख देते हैं इंटू I2, तो मुझे I2 की वैल्यू उसी एक्सप्रेशन निकाल सकती हूँ I2- डिवाइडेड बाय k करके। वो जो एक्सप्रेशन था डिवाइडेड बाय k करूंगी तो मुझे I2 मिल जाएगा। मतलब इस इक्विवेलेंट सर्किट की, इससे पहले जो ड्रॉ किया था उस इक्विवेलेंट सर्किट की मदद से मैं I2- निकाल सकती हूँ और I2 भी निकाल सकती हूँ। अब अगर मैं टाउ का एक्सप्रेशन लूँ तो 3/2π/NS I2- R2- था, यहाँ पर I2- की वैल्यू E1 स्क्वायर अपॉन R2- स्क्वायर प्लस X2 0 होल स्क्वायर ऐसे, एंड R2- डिवाइडेड बाय S ऐसे करके हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो टाउ भी हमें, जनरल टाउ भी मिल सकता है इक्विवेलेंट सर्किट की मदद से, I2- भी मिल ही रहा है, I2 भी मिल रहा है। इस तरीके से करंट और टॉर्क का जनरल एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉसेस में कॉपर लॉसेस, अभी मैंने आप लोगों को रोटर कॉपर लॉसेस बताए थे निकालना, और स्टेटर कॉपर लॉसेस मतलब जो आपका R0 था शंट ब्रांच में, यहाँ पर एक ब्रांच देकर रखी थी मैंने, वहां पर R0 जो था उसमें IW² करेंगे तो ये कोर लॉसेस निकल जाएंगे स्टेटर के, R0 इंटू IW² से कोर लॉसेस निकल जाएंगे। इसको मैं आगे और आप लोगों को बता दूंगी इक्विवेलेंट सर्किट की मदद से कैसे कर रहे हैं। अब एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो R0 दिया था शंट ब्रांच में, ऐसा एक रेजिस्टेंस हमने दिया था शंट ब्रांच में, इसे मैं निग्लेक्ट कर दे रही हूँ। वजह यह है कि R0 जो है वो कोर लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेटर के ड्रम में, स्टेटर के मैग्नेटिक मटेरियल में जो कोर लॉसेस हो रहे हैं, हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ये जो कोर लॉसेस होते हैं ये लोड के वेरिएशन के साथ बहुत ज़्यादा इनके मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब लोड का वैल्यू कम हो ज़्यादा हो कैसा भी हो, जो हीट डेवलप हो रही है हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉसेस की वजह से स्टेटर ड्रम में, स्टेटर मैग्नेटिक मटेरियल में, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो फॉर द टाइम बीइंग हम इक्विवेलेंट सर्किट से उसको इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है पूरे टाइम, पर एक्चुअली जब लॉसेस कैलकुलेशन की बात आएगी तो उससे रिलेटेड हीट लॉस को हम इंक्लूड करेंगे। एक्चुअल लॉसेस कैलकुलेशन की जब बात आएगी तब R0 के अक्रॉस डेवलप होने वाली हीट को हम इंक्लूड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस, विच लॉसेस, कोर लॉसेस। पर चूंकि वो कांस्टेंट रह रहे, इसके बदलने से R0 में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ से शंट ब्रांच से रेजिस्टेंस को हटा दे रहे, R0 को हटा दे रहे। अब आप कहेंगे कि ट्रांसफार्मर जब उसको हटा दिया तो इसको X0 को क्यों नहीं हटाया, जैसा ट्रांसफार्मर में हटा देते हैं अप्रोक्सीमेशन इक्विवेलेंट सर्किट में। तो बेटा इसलिए नहीं हटा रहे X0 को क्योंकि इस यहाँ पर एयर गैप की वजह से, एयर गैप में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स को सेट करने में फुल लोड करंट का 30-40% करंट यूटिलाइज होता है। मतलब I0 जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। I0 का मैग्नीट्यूड फुल लोड करंट का 30-40% होता है, जबकि ट्रांसफार्मर की केस में I0 की वैल्यू मात्र 2-5% होती है फुल लोड करंट की। इसे 2-5% ऐसा कोई इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं है, अमाउंट नहीं है, तो हम वहाँ से शंट ब्रांच को रिमूव कर देते हैं। पर यहाँ पर हम शंट ब्रांच को फुल्ली रिमूव नहीं कर सकते। शंट ब्रांच के रेजिस्टिव पार्ट को मैं सिर्फ इसलिए रिमूव कर रही हूँ क्योंकि R0 के अक्रॉस होने वाली हीट लॉस लोड के वेरिएशन के साथ उसके मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, तो हम उसको हटा के रख ले रहे हैं। पर जब एक्चुअल लॉसेस कैलकुलेशन की बात आएगी तो R0 के अक्रॉस होने वाली हीट लॉस को हम इंक्लूड करेंगे लॉसेस कैलकुलेशन में। फिर साथ में X0 को क्यों नहीं हटाया, तो रीजन है कि I0 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एयर गैप में फ्लक्स सेट करने में ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज होती है सप्लाई की। तो फुल लोड करंट का 30-40% होता है I0, इसलिए X0 को हम रिमूव नहीं कर सकते। कुछ बुक्स में इसको रिमूव कर दिया है या कुछ बुक्स में इसको सप्लाई की तरफ शिफ्ट कर दिया, जो कि टोटल रॉन्ग है बेटा। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इसको शिफ्ट ना करें। कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि इसको सप्लाई की तरफ शिफ्ट कर दिया है,
तो मैंने यहाँ पे दो रीजंस बताए, एक्स नॉट को टोटली हटाया नहीं जा सकता और दूसरा इस एक्स नॉट को सप्लाई की तरफ ट्रांसफॉर्मर जैसा भी शिफ्ट नहीं किया जा सकता। दोनों का कारण यही है कि आई नॉट का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता है, 30 to 40% ऑफ फुल लोड करंट। अब एक और मैंने इम्पिडेंस आपको डिफाइन करके दे रही हूँ, वो है ZF। ZF मतलब इस तरफ के पूरा टोटल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसको ZF बोल रही हूँ। तो ZF इज इक्वल टू J, जो होगा वो इस पैरेलल, ये एक पैरेलल ब्रांच होगी, दूसरी पैरेलल ब्रांच हो, ये होगी, दोनों के पैरेलल ब्रांच के कॉम्बिनेशन को मैं ZF बोल रही हूँ। तो ये वाला JX नॉट है विच इज पैरेलल टू, इन दोनों को मिला के तो R2 डैश बाय S लिख रही हूँ और ये X20 डैश है। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया इम्पिडेंस का जो कि पैरेलल है JX नॉट के। इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिस इनटू दिस न्यूमरेटर में और डिवीजन में सबका एडिशन हो जाएगा, तो वो लिखा। ये पूरा इंपिडेंस RF प्लस ZF XF ऐसा बोल रही हूँ, RF प्लस JXF ऐसा बोल रही हूँ। तो अब इस RF प्लस JXF के साथ इस सर्किट को मैं ऐसे शो कर सकती हूँ, R1 X1, इसमें से I1 करंट बह रहा है, सप्लाई वोल्टेज ये वाला हो गया V1, और फिर इस पूरे कॉम्बिनेशन को ZF इम्पिडेंस से रिप्लेस कर दे रही हूँ जो कि RF प्लस JXF है। और इस पूरे इम्पिडेंस को मैं Z बोल रही हूँ जो कि R1 प्लस JX1 प्लस ZF है। तो R1 और इसका RF और JX1 और उसका XF ऐसे करके JX1 प्लस XF इसका रिएक्टिव पार्ट हो गया। तो इस तरीके से बेटा ये अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ये वाला हो गया। इससे पहले वाला कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने आपको टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाल के बताया, साथ में मैंने आपको लॉसेस, एयर गैप, पावर PG बताई इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स, जो कि 3 टाइम्स ऑफ I2 डैश स्क्वायर R2 अपॉन S होता है। फिर उसमें से कॉपर लॉसेस का मैंने एक्सप्रेशन बताया, मैकेनिकल पावर का एक्सप्रेशन बताया, फिर हमने टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाला, करंट का एक्सप्रेशन मैंने I2 डैश बताया, फिर मैंने बताया I2 ऐसे निकल सकता है, I2 डैश के एक्सप्रेशन को K से डिवाइड कर दे तो I2 निकल सकता है। फिर एक अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बताया और यहाँ पर मैंने रीजन दिया कि एक्स नॉट को क्यों नहीं हटा सकते और आर नॉट को क्यों हटा के साइड में रख ले रहे, खत्म नहीं कर दे रहे, हम साइड में उसको याद रखते कि लॉसेस कैलकुलेशन में उसके अमाउंट को इंक्लूड करना है। और फिर मैंने इस अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट को और छोटा कर दिया, यहाँ पे इस पोर्शन की इक्विवेलेंसी इस तरीके से ZF के फॉर्म में शो कर रही हूँ बेटा। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव करके बताऊंगी इसका और उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट की मदद से to find the maximum power to be transmitted from supply to load or maximum torque to be generated here in which mechanical load। वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, जो कि मेरा एनालिसिस ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर का सेकेंड पार्ट होगा। तो अभी तक मैं, ये थर्ड वीडियो है, फोर्थ वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगी इक्विवेलेंट सर्किट को 3 फेज इंडक्शन मोटर के। आज मैंने आप लोगों को एनालिसिस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर्स इक्विवेलेंट सर्किट बताया, नेक्स्ट वीडियो में भी इसके आगे के पोर्शन को कंटिन्यू करूंगी और उसके बाद फिर मैं 1 या 2 प्रॉब्लम्स लूंगी इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड 3 फेज इंडक्शन मोटर के। तो ये थॉरो पूरा इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इक्विवेलेंट सर्किट का थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है और बाकी कैलकुलेशन जो आते हैं वो मैं प्रॉब्लम में आप लोगों को समझा दूंगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर करंट I1 बह रहा है और यहाँ से जो पावर जा रही है वो एयर गैप पावर है, जो एयर गैप को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुँच रही है, यहाँ तक, रोटर तक पहुँच रही है। ये रोटर है बेटा। तो इसका मतलब जो भी PG पावर जा रही है, मुझे यहाँ से PG पावर जो भी जा रही है वो वॉट से, सिंक्रोनस वॉट से। तो अब इस सर्किट को देख के मैं सिंक्रोनस वॉट्स कैसे निकालूं? तो I1 करंट यहाँ से बह रहा है, यहाँ से भी बह रहा है, और वॉट्स हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप होने वाली जो हीट होती है वही वॉट्स होता है। तो यहाँ पर मैं 3 टाइम्स ऑफ I1 स्क्वायर RF, ये आपको PG सिंक्रोनस वॉट्स की वैल्यू बता सकती हूँ इस छोटे से सर्किट को देखते हुए। तो बेटा कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो इस टाइप के सर्किट पर आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इस टाइप के सर्किट पर आते हैं, कुछ थेवेनिन इक्विवेलेंट जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उस पर डिपेंडेंट आते हैं,
या कुछ एक्चुअल इक्विवेलेंट सर्किट पर डिपेंडेंट आते हैं। तो हर टाइप के इक्विवेलेंट सर्किट पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी वो मैं आपको समझाऊंगी। पर हम अलग अलग सर्किट्स में मैकेनिकल पावर जो एक्चुअली आएगी शाफ्ट पर डेवलप होगी वो हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, वो हमारा मेन टारगेट है। तो हर बार मुझे जो देखना पड़ रहा है वो एयर गैप को क्रॉस करते हुए रोटर में पहुंचने वाली पावर क्या होगी। तो ओरिजिनल इक्विवेलेंट सर्किट में भी मैंने अब 3 टाइम्स ऑफ I2 डैश स्क्वायर R2 डैश बाय S ऐसा एक्सप्रेशन लिया था पीजी का, जिसको सिंक्रोनस वॉट बोला था। और यहाँ पे मैं पीजी को समझ सकती हूँ I1 स्क्वायर इंटू RF की टर्म्स में और उसका 3 टाइम्स, क्योंकि ये पर फेज का इक्विवेलेंट सर्किट है तो 3 लगाना हमारे लिए जरूरी है। तो उम्मीद है बेटा आपको इक्विवेलेंट सर्किट के एनालिसिस को समझने में आसानी हुई होगी। एनालिसिस का मतलब करंट पता करना, इंडक्शन मोटर का स्पीड पता करना, टॉर्क पता करना, मैक्सिमम टॉर्क पता करना, लॉसेस पता करना, स्टार्टिंग टॉर्क पता करना, ये सारी चीज़ें पता करना इक्विवेलेंट की सर्किट की मदद से, वो हमारा एनालिसिस ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट है। आज मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें सीक्वेंशियली समझ में आई होगी। अगर आपसे एनालिसिस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, एनालिसिस ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर पूछा जाता है तो बेटा ये आप लिखेंगे उसमें, और जनरली इस पर बेस्ड सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाकर बहुत सारा अपना जो डाउट है वो क्लियर करिए। थैंक यू।